स्टूडेंट्स, आज हम अपने फोर्थ चैप्टर प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात की कि कौन कौन सी हमारी रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिसमें स्टोर लोकेशन, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग की बात की गई थी। हमारा डिस्कशन उस लेक्चर में स्टोर लोकेशन के ही इर्द गिर्द रहा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर लोकेशन, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्रॉपर लोकेशन फॉर द स्टोर। तो आज इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ स्टोर लोकेशन। फैक्टर्स से पहले एक बार इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात फिर से कर लें कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ अ प्रॉपर रिटेल लोकेशन। जब भी आप रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका रिटेल स्टोर कहाँ होगा ये एक बहुत अहम फैसला है, और जब भी आपने इसको ध्यान में रखना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जब भी आप कोई रिटेल लोकेशन को एक्वायर करते हैं तो उसमें बहुत पैसा लगेगा, फिर उसमें फिक्सचर्स में बहुत पैसा लगेगा, आपको स्टोर की फ्रंट एंड लाइटिंग के ऊपर बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना है। इट मीन्स एक साइजेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो आप बार बार अपनी लोकेशंस को चेंज नहीं कर पाएंगे, ये इरिवर्सिबल डिसीजन होगा। तो इसलिए प्रॉपर सिलेक्ट करना एक रिटेल लोकेशन को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनका थोड़ा माइनर रोल होगा, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस एवरीथिंग बिकॉज एवरी सिंगल फैक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट किसी भी रिटेलर के डिसीजन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड। आप किस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए, इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए कि हमारे स्टोर की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। अगर आप कुछ इस तरह के ईटेबल्स की, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, इस तरह की कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे लोकेशंस पे लेने हैं जहाँ पे मार्केट में रूटीन में घूमने फिरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी शॉपिंग मॉल के पास रख सकते हैं, आप किसी स्कूल या कॉलेज के पास रख सकते हैं, आप किसी सिनेमा हॉल के पास ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जहाँ पे यंगस्टर्स मूव करें, जो लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। इसके साथ साथ और एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने कोई ज्वेलरी या कोई ऐसा बुटीक आप ओपन करना चाहते हैं जो डिज़ाइनर बुटीक है, साथ में ज्वेलरी भी है, तो आपको किसी ऐसी प्राइम लोकेशन पे लेना होगा जहां हाई स्ट्रेटा पीपल ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं। इट मीन्स हमारी नेचर ऑफ प्रोडक्ट बहुत इन चीज़ों को अफेक्ट करेगी कि हमारी लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ हमें अपना रिटेल स्टोर बनाना है। Then is availability of parking space. Another important and major consideration these days. We know number of vehicles is increasing day by day. एक एक फैमिली में कई कई व्हीकल्स हैं, तो पार्किंग स्पेस की अवेलेबिलिटी अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टोर लोकेशन के पास अच्छी है तो आपके पास बिना किसी चिंता के कस्टमर्स मूव कर पाएंगे, कस्टमर्स आ पाएंगे, क्योंकि उनको ये टेंशन नहीं होगी कि उन्हें गाड़ियाँ पार्क कहाँ करनी है। बट इफ़ पार्किंग स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल, कस्टमर्स विल ट्राई टू अवॉइड विजिटिंग सच स्टोर्स। जो कस्टमर्स हैं उनके पास ना इतना समय है कि वो समय लगाएंगे, तो कस्टमर्स ऐसी लोकेशन के ऊपर विजिट करना चाहेंगे जहाँ पे पार्किंग स्पेस ईजिली अवेलेबल है एंड देयर व्हीकल्स आर सेफ ऑल्सो, then only they can enjoy shopping. उसके बाद बात आ जाती है लोकल लॉज की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे रहने वाले हैं, उनकी अपनी परसेप्शंस हैं, और एक जगह और दूसरी जगह के लॉज में, रूल्स में भी चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वी नीड टू सी कि जिस एरिया में आप अपना रिटेल स्टोर लोकेट करना चाहते हैं वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। यहाँ हम रूल्स एंड रेगुलेशन से मेनली बात कर रहे हैं मार्केट के ओपनिंग के डेज़ कौन से हैं, ऑफ डेज़ कौन से हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ मार्केट्स में संडेज़ ऑफ रहते हैं, लेकिन कुछ लोकेशंस के ऊपर मंडे की ऑफ रहती है। तो यू हैव टू सिलेक्ट योर रिटेल लोकेशन कीपिंग इन माइंड द लोकल लॉज। ऑपरेटिंग आवर्स क्या होंगे, हॉलीडे शेड्यूल क्या होगा, मिनिमम वेजेस क्या होंगी, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप अपना रिटेल लोकेशन चूज़ करेंगे। देन कॉम्पिटिटर्स,
another very very important factors is competitors. At times we say कि वो रिटेल लोकेशन बढ़िया होगी, वो सिलेक्ट करना चाहिए पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स लेस हो. तो ऐसा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अपने ट्रेडिंग एरियाज़ की बात की थी, आइसोलेटेड एरिया की भी बात की थी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं, क्योंकि आपने एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया में जाके काम कर रहे हैं. लेकिन कुछ एक बिजनेसेस में सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हों. अगर आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और आप बहुत अच्छे से आपने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, तो आप अपने कंपटीशन को मीट कर सकते हैं. तो ऐसे में कॉम्पिटिटर्स का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस कि आपकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है. देन इज़ कंपैटिबिलिटी. कंपैटिबिलिटी हम बिजनेस की जो लोकेशन है उसकी कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है रिटेलर के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए. जैसे जो आपका रिटेल बिजनेस है दैट शुड बी कंपैटिबल विद द एरिया जहाँ पे आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं. जैसे हमने अभी नेचर ऑफ प्रोडक्ट में बात की थी कि अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की शॉप्स खोल रहे हैं, तो जहाँ पे यंगस्टर्स ज़्यादा मूव करते हैं उस एरिया की इस बिज़नेस के साथ कंपैटिबिलिटी है. स्कूल्स एंड कॉलेजेस के पास जो ईटेबल्स के रेस्टोरेंट्स हैं वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स मूव करेंगे एंड दे आर हैबिचुअल ऑफ एंजॉइंग सच थिंग्स. तो इसका मतलब आपने अपने बिजनेस की अपने एरिया के साथ कंपैटिबिलिटी को चेक किया. तो ये कंपैटिबिलिटी का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन इज एसेसिबिलिटी. आपका जो रिटेल स्टोर है वो कितना ईजिली एसेस किया जा सकता है बाय द कस्टमर्स. कस्टमर्स को आपके रिटेल स्टोर को फाइंड आउट करने में, वहाँ तक पहुँचने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो नहीं उसको ईज़िली लोकेट कर सकते, ईज़िली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कस्टमर्स अवॉइड करेंगे ऐसे स्टोर्स पे जाना. सो इट शुड बी ईज़िली एक्सेसिबल टू द कस्टमर्स. और इसके लिए आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी एक अच्छे किसी भी हाईवे से जा रहे हैं तो बहुत सारे बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे जहाँ सिर्फ इस बात की पब्लिसिटी की जाएगी दैट दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज़ दिस मच किलोमीटर्स अहेड. आपसे 10 किलोमीटर दूर ये लोकेशन है. जैसे आपने ढाबे या होटल्स या रेस्टोरेंट्स की एड्स देखी होंगी, तो हाईवे पे मेनली वो डिस्प्ले बोर्ड्स किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं? योर नेम ऑफ द शॉप एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस, ताकि कस्टमर के लिए ईजीली एक्सेसिबल हो, ईजीली कस्टमर वहाँ तक पहुँच सके. तो एक्सेसिबिलिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमने किसका देखना है? एक पर्टिकुलर एरिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा है. मीन्स वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनके इनकम लेवल्स क्या हैं, उनके लिटरेसी लेवल्स क्या हैं, पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया में, पॉपुलेशन में मैक्सिमम कितनी एज के लोग रहते हैं, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कैसा है. अगर इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा तो हम एक सही रिटेल लोकेशन का सिलेक्शन बड़े आसानी से कर पाएंगे. फिर उसके साथ साथ ट्रैफिक. अब पार्किंग से ही रिलेटेड पॉइंट फिर से हमारा आ गया. वहाँ हम पार्किंग स्पेस की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं कि अगर आपके रिटेल स्टोर के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जहाँ अक्सर ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं, और अगर कस्टमर वहाँ पे पार्किंग करता है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम में वो बहुत देर के लिए फंस जाता है, तो उस लोकेशन को वो प्रॉपर्ली सिलेक्ट नहीं करेगा और ऐसी जगह पे वो विज़िट नहीं करना चाहेगा. बजाय इसके अगर आपकी रिटेल लोकेशन इस जगह की है, ऐसी जगह पे है जहाँ पे ट्रैफिक है बट ट्रैफिक की मैनेजमेंट प्रॉपर है, वहाँ पे उसके ट्रैफिक जैम में फंसने के चांसेस नहीं हैं, तो ऐसी जगह को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कस्टमर्स. तो ये थे सारे फैक्टर्स जो हमें चॉइस ऑफ स्टोर लोकेशन में ध्यान रखना है. अब बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन. अब यहाँ हमने एक रिटेल लोकेशन को चूज़ करना है, उसको इवैल्यूएट करना है. तो जब हमने ये डिसीजन लेना है तो इसमें बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं. सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट इन विच टू लोकेट द स्टोर, देन इवैल्यूएशन ऑफ द मार्केट पोटेंशियल, देन आइडेंटिफाई द मोस्ट अट्रैक्टिव साइट्स एंड देन सिलेक्टिंग द बेस्ट साइट अवेलेबल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, मार्केट आइडेंटिफिकेशन की, या टू आइडेंटिफाई द मार्केट.
ये सबसे पहला स्टेप है अपने रिटेल लोकेशन को सिलेक्ट करने का। इस पे रिटेलर बहुत सारी मार्केट्स को, जो भी उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत सारी मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी मार्केट्स हो सकती हैं जहाँ पे हम अपना रिटेल स्टोर ओपन कर सकते हैं। ये स्टेप पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको मार्केट के अलग अलग एरियाज जब आप उनको एनालाइज करेंगे तो यू विल कम टू नो कि डिफरेंट मार्केट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। और अगर आप अपने बिजनेस में फर्दर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन सोच के चल रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने अपने मार्केट की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली करनी है कि कौन कौन सी वेरियस मार्केट्स हैं जहाँ पे चांसेस हो सकते हैं हमारी रिटेल लोकेशन को चूज़ करने के। देन डिटरमाइनिंग द मार्केट पोटेंशियल। जब आप मार्केट पोटेंशियल की बात करते हैं तो अगेन हम अपनी अलग अलग मार्केट्स जिनको भी आपने आइडेंटिफाई किया है उनके मार्केट पोटेंशियल को आप इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट पोटेंशियल से मतलब क्या है कि हमें कितने कस्टमर्स मिल जाएंगे, जो कस्टमर्स मिलेंगे उनके डेमोक्रेटिक प्रोफाइल्स क्या होंगे, उनके जो एरियाज़ हैं, एवरेज इनकम उनकी कितनी है, कितनी डिस्पोजेबल इनकम होगी, परचेजिंग पावर उनकी कितनी होगी, उस पर्टिकुलर एरिया में लिटरेसी लेवल्स कितने हैं, बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, एज क्या है पॉपुलेशन की, और इसके साथ साथ उस लेवल वहाँ पे जो जो पर्टिकुलर लोकेशन है वहाँ पे कंपटीशन लेवल कैसा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। तो ये सब मार्केट पोटेंशियल है। तो जितनी भी आपने मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया आप उनके मार्केट पोटेंशियल को चेकआउट करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर ही नेक्स्ट स्टेप्स हम ले पाएंगे। तो इसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ स्टेप की, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव साइट्स की बात करेंगे और फिर फाइनल सिलेक्शन की भी बात कर देंगे। जब आपने ये डिसीजन ले लिया, मार्केट पोटेंशियल आपने कर लिया, तो मार्केट पोटेंशियल का फिर प्रॉपर एनालिसिस किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही वेरियस ऑल्टरनेटिव्स भी आप चूज़ करोगे। आप उनकी रैंकिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 वाइज, उनकी रैंकिंग की जा सकती है। और इसमें आप देखते हुए इसमें अब सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा, चाहे ट्रैफिक का पॉइंट है या कॉम्पिटिटर्स का पॉइंट है, मार्केट एसेसिबिलिटी का पॉइंट है, पार्किंग एरिया की बात है, प्रोडक्ट मिक्स की बात है। तो बहुत सारी और चीज़ों को देखते हुए आप ऑल्टरनेटिव साइट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन फाइनली अ पर्टिकुलर साइट विल बी सिलेक्टेड। जब आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनका प्रॉपर एनालिसिस कर लिया, तो फिर आप ये कंसिडर करेंगे वेदर यू हैव टू बाय दैट रिटेल स्टोर और यू हैव टू टेक इट ऑन लीज। और इसके साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट मिक्स आप ऑफर करने वाले हैं ये भी इस बात में खासा रोल प्ले करेगा। तो इट मीन्स जब भी हमने रिटेल लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हमारे 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। सबसे पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करना, मार्केट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल को इवेल्युएट करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव साइट्स एंड फाइनली सिलेक्शन ऑफ साइट। अब बात आ जाती है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ट्रेडिंग एरिया, एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया। अगर हम ट्रेडिंग एरिया की बात करें तो अ ट्रेडिंग एरिया इज ज्योग्राफिकल एरिया containing the customers of a particular firm or group of firms for specific goods or services। एक ऐसी, आप सिंपल भाषा में इसको कहना चाहें तो ट्रेडिंग एरिया एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे एक ही तरह की प्रोडक्ट के या सर्विसेज के बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं। अब डेमोग्राफिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग तरह के ट्रेडिंग एरियाज़ हो सकते हैं, जैसे अर्बन रूरल ब्रेकअप हो सकता है, एज, लिटरेसी या इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं ट्रेडिंग एरियाज़ के, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली अलग अलग एरियाज़ हो सकते हैं। जैसे कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिर्फ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी मूव करता है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे मिडिल लेवल एंड अपर मिडिल लेवल भी मूव करते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे सिर्फ अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी ही मूव करता है। तो इट मीन्स डिफरेंट ट्रेडिंग एरियाज़ विल हैव डिफरेंट फीचर्स। The retailer needs to determine the trading area and plan his retail merchandise accordingly।
कौन सी चीज़ों में वो डील करेगा, ये सबसे पहले ट्रेडिंग एरिया को फाइनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग रिटेलर्स अलग अलग ट्रेडिंग एरियाज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ रिटेलर्स ऐसे होंगे जो ऐसी ट्रेडिंग लोकेशंस को चूज़ करेंगे जो सेम म्यूनिसिपल लिमिट्स में हैं, लेकिन अदरवाइज़ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ट्रेडिंग लोकेशंस जिनकी जो आप डिफरेंट ब्रांचेस होल टाउन में, सिटी में या कंट्री में एज अ होल आप बनाएंगे। तो हाउ मेनी रिटेल आउटलेट्स यू हैव टू सिलेक्ट एंड किस पर्टिकुलर एरिया में आप करेंगे, उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके ट्रेडिंग एरिया का साइज़ क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। आप कैसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कौन सी आप सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, आप किस सेगमेंट से डील करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप उस ट्रेडिंग एरिया में कैसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेडिंग एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इस ट्रेडिंग एरिया को डिवाइड करना चाहें तो हम 3 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड कर देते हैं। साइज़ एंड शेप ऑफ ट्रेडिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह की मार्केट्स हमारी ट्रेडिंग एरियाज़ आ जाएंगे। प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया, सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया एंड फ्रिंज ट्रेडिंग एरिया। जब हम प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया की बात करते हैं तो एक ऐसा ट्रेडिंग एरिया इन विच it is the one which contains maximum number of customers of the trading area। एक ऐसा एरिया जहाँ के बहुत सारे लोग, मैक्सिमम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे विज़िट करने वाले लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। बहुत बार प्राइमरी लोकेटिंग एरिया में 50 to 80% ऑफ अ स्टोर्स कस्टमर्स उसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड होंगे। तो ये हुआ हमारा प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया, जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं 50 to 80% का नंबर लिया गया है। इसका मतलब मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे यहाँ पे हैं। तो मैक्सिमम एफर्ट्स भी इसी पर्टिकुलर एरिया में टारगेट किए जाएंगे कि हमारा यही ट्रेडिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया। सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया एक ऐसा एरिया है वेयर देयर आर लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स एज कंपेयर टू फर्स्ट प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया। नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके कंपैरेटिवली कम है एंड ज़्यादातर इसमें हमारे 15 to 25% ऑफ स्टोर्स कस्टमर्स रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स। ये अच्छा नंबर है 15 से 25% कस्टमर्स का भी, और इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर हमें प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया में एस्टैब्लिशमेंट मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वहाँ नहीं हमें लोकेशन मिलती देन वील मूव टू सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया। इसके बाद बात आ जाती है फ्रिंज ट्रेडिंग एरिया की या टर्शरी ट्रेडिंग एरिया की। एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा रिमेनिंग नंबर ऑफ रिटेल कस्टमर्स होगा। रिटेल लोकेशन के सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया होगा रिटेलर के लिए, बट ऐसे एरिया के कस्टमर्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हो सकता है रिटेलर को यही अनप्रॉफिटेबल लग रहा था, लेकिन हो सकता है यही वाला एरिया उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाए। हर एक रिटेल स्टोर के लिए सेम ट्रेडिंग एरिया भी नहीं होगा। कई बार इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, उन ब्रांड्स की कितनी इमेज है, कस्टमर्स के लिए ब्रांड लॉयल्टी कितनी है। अगर एक कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत पसंद करता है और उसी को ख़रीदना चाहेगा तो वो 20 किलोमीटर्स तक भी उसके लिए मूव कर लेगा। लेकिन अगर एक कस्टमर को एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर ब्रांड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है वो 2 किलोमीटर्स भी मूव ना करना चाहे। तो ट्रेडिंग एरिया डिपेंड करेगा कि कस्टमर की लाइकिंग्स क्या हैं। अब अगर हम अपने ट्रेडिंग एरिया को डिवाइड करना चाहें तो इन्हीं सब बेसिस के ऊपर, कस्टमर्स की प्रायोरिटीज़ के बेसिस के ऊपर हम इनको 2 कैटेगरीज़ में अगेन डिवाइड कर सकते हैं। यही पिक्चर आ गई जिसमें आपने रिटेल स्टोर के अलग अलग एरियाज़ दिखाए हैं। तो जो डार्क ब्लू है दैट इज़ प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया जिसमें 80% तक लोग हैं हमारे। देन सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया जिसमें 15 से 25% लोग थे, और रिमेनिंग को हमने वाइट से डिपिक्ट किया है जो फ्रिंज ट्रेडिंग एरिया है। अब बात कर रहे थे हम ट्रेडिंग एरिया की टाइप्स की। तो रिटेल स्टोर्स किस तरह के हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया।
देयर कैन बी डेस्टिनेशन स्टोर्स और पैरासाइट स्टोर्स। तो सबसे पहले बात डेस्टिनेशन स्टोर्स की कर लेते हैं। ऐसे स्टोर्स जिनके पास बेटर असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है, बेटर प्रमोशन फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं ये, और इनकी कस्टमर्स के माइंड में बेटर इमेज है। ऐसे रिटेल स्टोर्स जिनकी कस्टमर के माइंड में एक स्ट्रॉन्गर इमेज है, ऐसे स्टोर्स को हम डेस्टिनेशन स्टोर्स कहेंगे। अगर इस तरह का स्टोर जो कस्टमर के लिए बेटर है, जो कस्टमर की चॉइस है, अगर ये थोड़ा फार अवे प्लेस पे भी लोकेटेड होगा, तब भी कस्टमर्स जो उनकी इमेज प्रोडक्ट्स की है उसकी बेटर पोजीशनिंग है कस्टमर के माइंड में, तो थोड़ा दूर तक भी मूव कर लेगा कस्टमर। देन पैरासाइट स्टोर्स की बात करते हैं। एक ऐसा स्टोर्स जिसका अपना कोई ट्रेडिंग एरिया नहीं है, ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, किसी और कारण से कस्टमर उस एरिया में मूव किया और एज अ चांस फैक्टर उसने आपकी चीज़ों को बाय कर लिया। तो पैरासाइट स्टोर्स ऐसे होंगे जिनके लिए स्पेशली उनके लिए कोई मार्केट में मूव नहीं कर रहा और किसी पर्पस से कस्टमर आया हुआ है और उस ट्रेडिंग एरिया में वो शॉपिंग कर लेता है। तो इस तरह के जो स्टोर्स हैं, डिपेंड करेगा बाकी रीजंस कौन से हैं उस मार्केट में कस्टमर्स के आने के। जैसे आप सिनेमा थिएटर में जाएं तो जो ईटिंग जॉइंट है वहाँ पे भी आप विज़िट कर लेंगे, या किसी होटल लॉबी में कोई ज्वेलरी की शॉप है, कोई वॉचेस का स्टॉल लगा हुआ है, या कोई मैगजीन्स हैं तो आप उनको बाय कर लेते हैं। इट मीन्स स्पेशली यू आर नॉट मूविंग टू दैट प्लेस टू बाय दैट पर्टिकुलर आइटम। तो ऐसे स्टोर्स को हम कहेंगे पैरासाइट स्टोर्स। अब बात करते हैं हमारे ट्रेडिंग एरिया के, ये जो हमने ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस की बात कर रहे थे और जिसके थ्रू हम फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि स्टोर्स किस तरह के होंगे। ट्रेडिंग एरिया भी हमने 3 तरह की बात की कि इसके क्या बेनिफिट हैं, इस ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस के क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। तो जब आप प्रॉपरली एक ट्रेडिंग एरिया का एनालिसिस करेंगे तो उसके मेनली बेनिफिट्स तो यही होंगे कि आप अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक्स को बड़े प्रॉपरली चेकआउट किया है। इसके साथ साथ रिटेलर को अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ डिसाइड करने में मदद मिलेगी कि आप किस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेंगे। देन आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स की एंट्री पॉसिबल है या नहीं है पॉसिबल है। देन आप उस पर्टिकुलर एरिया में कितने आउटलेट्स ओपन करेंगे, क्या सिंगल एक ही स्टोर आपको बनाना है या आपको छोटे छोटे कई सारे आउटलेट्स बनाने हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। इसके साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर एरिया में जो बाकी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितने आउटलेट्स के नंबर हैं, जोग्राफिकल वीकनेसेस क्या हैं, क्या खामियां हैं उस जगह में, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी किस तरह की है, बाकी की इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ किस तरह की उस पर्टिकुलर एरिया में, आप ये सारी चीज़ें जान पाएंगे। तो ये जो सारा हमारा टॉपिक था ये सब इसी चीज़ से रिलेटेड था कि हमने अपनी लोकेशन का सिलेक्शन कैसे करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है और मेनली जो बात आ रही है ट्रैफिक, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की हम बात करें तो ट्रैफिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ट्रैफिक को ध्यान में रखना, व्हीकुलर ट्रैफिक भी आ जाएगा इसमें, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक भी आ जाएगा, पार्किंग फैसिलिटी आ जाएगी। देन आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स किस तरह की है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, डेमोग्राफी कैसी है वहाँ पे, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ किस तरह की है, प्रॉपर्टी की कॉस्ट कितनी है, कंपटीशन का लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक रिटेलर अपने लिए एक बढ़िया रिटेल लोकेशन सिलेक्ट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजी, स्टोर लोकेशन। तो इन दोनों लेक्चर्स में हमारा स्टोर लोकेशन का टॉपिक वाइंड अप हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।